हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जीवाणुओं में जनन। ठीक बेटा, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा जीवाणुओं में जनन का। उससे पहले हमने जीवाणु से संबंधित बहुत सारी चीजें कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उन वीडियोज को देखो, तभी आपको ये टॉपिक आगे के समझ में आएंगे। तो चलिए करते हैं जीवाणु में जनन। तो जीवाणु में जो जनन होता है वो 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला जो जनन है उसका नाम है कायिक जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, दूसरा जो जनन करने वाले हैं उस जनन का नाम है अलैंगिक जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, तीसरा जो जनन करने वाले हैं उसका नाम है आनुवांशिक पुनर्योजन। ये 3 जनन हम करने वाले हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये 3 प्रकार के हम जनन करने वाले हैं। तो ध्यान से सीखिए बेटा, एक एक जनन को करेंगे। पहले आप देखिए जैसा लिखा हुआ है जीवाणु में जनन। अब जीवाणु क्या होता है ये आप जान ही रहे हो। नेक्स्ट, जनन क्या है? जनन का मतलब होता है जीवों द्वारा अपनी जैसी संतति उत्पन्न करना। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब मैं इन तीनों प्रकार के जनन को करूं उससे पहले मैं आपको कुछ और भी समझा रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा, जब ये टॉपिक आता है ना, जनन रिप्रोडक्शन आता है, तो इसकी परिभाषा होती है कि जीवों द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जब भी कोई बच्चा जनन वाले टॉपिक्स को पढ़ता है तो वहां वो 2 टॉपिक पढ़ता है। एक जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है अलैंगिक जनन और दूसरा जो टॉपिक पढ़ता है उसका नाम होता है लैंगिक जनन। आप पहले थोड़ा जल्दी जल्दी इसको सीखिए, क्योंकि फिर उसके बाद आपको तीनों करने थोड़े आसान हो जाएंगे। तो देखिए बेटा, लैंगिक जनन एक्चुअली में क्या होता है कि लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि एक नर होता है और एक मादा। तो पहला तो इसका कैरेक्टर है 2 पेरेंट्स पार्ट लेंगे इसमें, यानी कि एक होगा नर तो एक होगा मादा। तो जैसे कि मैंने बता दिया, एक तरफ होगा नर तो एक तरफ होगा मादा। नेक्स्ट, उसके बाद लैंगिक जनन जिन जीवों में पाया जाता है उनमें जैसे कि नर और मादा में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इनमें युग्मक बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में नर के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं शुक्राणु। वैसे ही मादा में जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं अंडाणु। किस विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। फिर जब शुक्राणु अंडाणु बन जाते हैं तो इन शुक्राणु अंडाणु का होता है संलयन। ये युग्मक बन गए तो अब बोला जाएगा युग्मकों का संलयन। और जब युग्मकों का संलयन हो जाता है तब जाके एक नए जीव की उत्पत्ति होना शुरू होती है, जिसका नाम होता है युग्मनज। और यही युग्मनज आगे चल के एक भ्रूण या कहें तो एक शिशु का निर्माण करता है। तो एक्चुअली में जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है, पहला तो यह है कि उनमें 2 पेरेंट्स होने आवश्यक है, यानी कि नर और मादा। दूसरा, उनमें क्या बनने चाहिए? उनमें बनने चाहिए युग्मक। किस विभाजन के द्वारा लिखा हुआ है? अर्धसूत्री। तो यानी उनमें युग्मक का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर उनमें युग्मक का निर्माण हो गया है तो तीसरा पॉइंट यह है कि उनमें युग्मकों का संलयन भी पाया जाना जरूरी है, तभी उसको बोला जाता है लैंगिक जनन। वहीं अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन जिन जीवों में पाया जाता है उनमें 2 पेरेंट्स हो ये जरूरी नहीं है, यानी कि सिंगल पेरेंट ही अपने जैसी संतति उत्पन्न कर लेता है। और जब सिंगल पेरेंट अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है तो वो कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं करता, यानी कि इन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता। तो अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ तो इसका मतलब है इनमें युग्मकों का निर्माण भी नहीं होगा। तो क्या इनमें युग्मकों का निर्माण होता है? तो इनमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। तो देखिए, एक तो है इसमें सिंगल पेरेंट, जबकि इसमें क्या है? डबल पेरेंट्स। नेक्स्ट, इसके अलावा इसमें क्या लिख रखा है? युग्मकों का निर्माण नहीं होता, जबकि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। अब जब इनमें युग्मकों का निर्माण हुआ ही नहीं है तो इसका मतलब है इनमें युग्मकों का संलयन भी नहीं पाया जाता। और अगर इन जीवों में युग्मकों का संलयन नहीं होता तो इसका मतलब साफ है कि इनमें युग्मनज का निर्माण भी नहीं होता होगा। तो इन जीवों में, जिन जीवों में अलैंगिक जनन होता है उनमें क्या होता होगा? एक सिंगल कोश का जो है, जैसे मैंने बोल दिया कोई एक सिंगल कोश का है, वो विभाजन करके क्या कर लेगी? 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी। अगर कोई एक कोश के जीव है तो जैसे कि मैं कुछ आपको जल्दबाजी में यहां पर मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बेटा टॉपिक करवाना ही है, बस मैं स्पीड में आपको इनको इसलिए समझा रहा हूं ताकि ये टॉपिक करना आपके लिए इजी हो जाए।
तो जहां अलैंगिक जनन की बात आती है तो वहीं मैं अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में आपने देखा होगा कि कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा भी नए पौधे हो जाते हैं, तो उन्हीं जनन को बोला जाता है अलैंगिक जनन। और वहीं पर अलैंगिक जनन को अगर अलैंगिक जनन हो रहा है कायिक भागों द्वारा, आपको पता होगा जीवों में दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं कायिक भाग तो एक होते हैं जननिक भाग। तो पौधे में भी पुष्प होता है जननिक भाग, बाकी जो पार्ट होते हैं जड़, तना, पत्ती, वो सारे के सारे होते हैं कायिक भाग। तो जब कायिक भागों द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति या नए प्लांट्स की उत्पत्ति होती है तो अलैंगिक जनन में ही एक टाइप आता है जिसका नाम है कायिक जनन। क्लियर? तो अगर किसी भी जीव के कायिक भाग द्वारा जनन हो रहा है तो होने को तो वो अलैंगिक जनन ही है, बस अलैंगिक जनन का एक टाइप्स है जिसका नाम क्या होता है, कायिक जनन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अलैंगिक जनन में आपने बहुत सारी विधियां, हो सकता है कि मुझसे पहले आपने कहीं ना कहीं किसी टीचर से पढ़ी हो, तो जैसे आपने सुना होगा अलैंगिक जनन में एक विधि आती है जिसका नाम है मुकुलन, अलैंगिक जनन की एक विधि आती है जिसका नाम है विभाजन, नेक्स्ट अलैंगिक जनन की एक विधि आती है जिसका नाम है द्विविभाजन। ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जो क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जन्म में सिंगल पेरेंट होते हैं, युग्मकों का निर्माण नहीं होता और ना ही युग्मकों का संलयन होता है। तो अब मैंने जो ये चीज समझाई है, तो जैसे ही मैं इन टॉपिक को स्टार्ट करूंगा तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और देखिए जरा, देखो तो जीवाणु में जन्म कर रहे हैं हम तीन प्रकार से, पहला है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तो तीसरा कौन सा है, आनुवांशिक पुनर्योजन। तो देखिए कायिक जनन इनमें होता है, अलैंगिक जनन में होता है, और अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया है कि कायिक जनन कोई अलग नहीं है, अलैंगिक जनन का ही क्या है, एक पार्ट है। तो यहां पर बस मैं आपको अच्छा समझाने के चक्कर में अलैंगिक जनन में से ही एक पार्ट में क्या करवा रहा हूं, कायिक जनन। तो आप गड़बड़ मत करना, कायिक जनन भी अलैंगिक जनन ही होता है। तो जरा देखिए कि हम जब जीवाणु में जनन कर रहे होंगे तो कायिक जनन के अंतर्गत दो प्रकार के जनन करेंगे, और वो दो प्रकार के जनन कौन कौन से होंगे। एक जनन जो होगा वो होगा मुकुलन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, और दूसरा जो जनन होगा वो होगा द्विविभाजन के द्वारा। तो कायिक जनन की ये दो विधियां, और आप देख भी सकते हो, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला है अलैंगिक जनन में मुकुलन और अलैंगिक जनन में द्विविभाजन। बस जीवाणु में उनको क्या बोल दिया गया है, कायिक जनन बोल दिया गया है। वैसे ही नेक्स्ट जब हम अलैंगिक जनन करेंगे तो अलैंगिक जनन में भी हम दो तरह की विधियां करेंगे। एक जो विधि आएगी वो आएगी अंतः बीजाणु के द्वारा, दूसरी जो विधि आएगी वो आएगी शिष्ट के द्वारा। दो विधि इसमें आएंगी। नेक्स्ट फिर तीसरी विधि जो हम करेंगे जीवाणु में वो होगी आनुवांशिक पुनर्योजन। आप देख रहे हो कि जीवाणु में अलैंगिक जनन तो पाया जाता है लेकिन जीवाणु में लैंगिक जनन नहीं होता, और अगर लैंगिक जनन नहीं होता तो इसका मतलब साफ है कि इनमें टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर कर भी रहे होंगे तो उनमें अणुसूत्र विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण तो नहीं हो रहा होगा, और जब युग्मकों का निर्माण नहीं होता तो इसका मतलब है इनमें युग्मकों का संलयन भी नहीं होता। तो जीवाणु में लैंगिक जनन के स्थान पर एक अन्य विधि पाई जाती है जिसे कहा जाता है आनुवांशिक पुनर्योजन। तो जब मैं आपको समझाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा कि आनुवांशिक पुनर्योजन क्या है, और इसके अंतर्गत भी हम दो विधि पढ़ेंगे। एक विधि जो होगी वो है रूपांतरण के द्वारा, और दूसरी जो विधि पढ़ेंगे वो है संयुग्मन के द्वारा। तो जीवाणु में आपको कितने जनन पढ़ने हैं जरा देख लीजिए। कायिक जनन में आप दो पढ़ोगे, मुकुलन के द्वारा, द्विविभाजन के द्वारा। अलैंगिक जनन में दो जनन पढ़ोगे, अंतः बीजाणु के द्वारा, शिष्ट के द्वारा। वैसे ही आनुवांशिक पुनर्योजन में भी आप दो प्रकार के जनन पढ़ोगे, रूपांतरण के द्वारा और संयुग्मन के द्वारा। क्लियर बेटा? तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कायिक जनन के द्वारा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे मुकुलन के द्वारा। देखिए तो देखिए बेटा, सबसे पहला हम कायिक जनन में पहली विधि आपको ले रहे हैं जिस विधि का नाम है मुकुलन के द्वारा। मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं, बाई बडिंग, मुकुलन के द्वारा। देखिए मुकुलन के दौरान क्या होता है, जैसे कि एक जीवाणु कोश का है तो बाकी हम ऐसे या बना सकते हैं आप चाहो तो, क्योंकि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली होती है, अंदर कोशिका द्रव होता है। नेक्स्ट इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है। क्लियर? नेक्स्ट इस डीएनए के चारों तरफ के अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती, जो कि हम जीवाणु की संरचना में आपको करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उनको जाके देखिए। क्लियर? नेक्स्ट तो इसमें क्या होता है कि जीवाणु में, अब मैं इतना बड़ा आपको स्ट्रक्चर नहीं समझा रहा हूं क्योंकि मुझे केवल जनन समझाना है। तो जैसे कि एक जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु कोशिका में होता क्या है,
जब ये मुकुलन करना चाहती है तो मुकुलन के दौरान इस जीवाणु कोशिका के ऊपर एक छोटी सी अतिवृद्धि बन जाती है, यानी कि एक बड़ बन जाता है। बड़ को इंग्लिश में बोलते हैं मुकुल, या आप इसे क्या भी बोल सकते हो अतिवृद्धि। क्या हुआ कि इनमें जीवाणु कोशिकाओं में क्या हुआ कि जीवाणु कोशिका के ऊपर या कहीं भी आसपास जो है एक छोटी सी अतिवृद्धि बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनका जो डीएनए होता है, अच्छा आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इनके डीएनए के चारों तरफ यानी कि गुणसूत्र के चारों तरफ कोई केंद्रक जल्दी नहीं पाई जाती, इस कारण इनका जो केंद्रक है उसे बोला जाता है जीनोफोर। क्या बोला जाता है? जीनोफोर। या इसके अलावा एक नाम और मैंने आपको बताया था जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। तो होगा क्या कि इनका जो डीएनए है, तो जैसे ही अतिवृद्धि, ये इनमें अतिवृद्धि बन जाएगी, उसके बाद इनका जो डीएनए होता है वो कर लेगा रिप्लिकेट, यानी कर लेगा रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। ये प्रतिकृतिकरण क्या होता है मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक आपके 12th का है। रिप्लिकेशन में होता है कि इनमें डीएनए से किसका निर्माण हो जाता है? डीएनए। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है? रिप्लिकेशन। तो होगा क्या कि जैसे अतिवृद्धि बनेगी उसी टाइम पर जीवाणु का जो मुख्य डीएनए रहेगा या जीनोफोर रहेगा वो क्या कर लेगा? अपने जैसी एक कॉपी बना लेगा, और एक कॉपी जो है वो किस में चली जाएगी? वो चली जाएगी इस बनने वाली अतिवृद्धि में। क्लियर? उसके बाद इस अतिवृद्धि में संकुचन उत्पन्न होता रहेगा, यानी कि ये दबाव अंदर की तरफ जाता रहेगा, जिसके कारण आपकी दो जीवाणु कोशिकाओं का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो ये होता है आपका किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। और ये किन परिस्थितियों में होता है? तो ये किन परिस्थितियों में होता है बेटा? अनुकूल परिस्थितियों में होता है। क्लियर? तो पहली विधि आपकी हुई मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट दूसरा आइए, दूसरी जो विधि है उसका नाम है द्विविभाजन के द्वारा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब जरा इसको भी देखिए कि इसमें क्या होता है। तो देखिए बेटा, द्विविभाजन जो है वो जीवाणुओं में पाए जाने वाला एक मुख्य प्रकार है। जीवाणुओं में जनन का एक सामान्य प्रकार, यानी कि सभी जीवाणु में ये प्रकार का जनन तो है जो पाया ही जाता है, सामान्य प्रकार है। क्लियर? नेक्स्ट, इस प्रकार के जनन में ध्यान से ना तो समसूत्री विभाजन होता है ना ही अर्धसूत्री। इस प्रकार का जनन जो है वो असूत्री, ए माइटोसिस। ये असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या होते हैं इनको हम क्लास 11 के ही चैप्टर नंबर 10 में करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही समझो। तो असूत्री विभाजन के द्वारा कौन सा जनन होता है बेटा? द्विविभाजन होता है असूत्री विभाजन द्वारा। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जाननी है कि असूत्री विभाजन जो है वो प्रोकैरियोटिक जीवों का एक सामान्य लक्षण है। यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें तीन जो आपके विभाजन होते हैं, असूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री, उनमें से केवल और केवल कौन सा विभाजन पाया जाता है? असूत्री पाया जाता है। यानी कि इनमें समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता। क्लियर बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद करके रखना कि जीवाणुओं में समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाए जाते। यही इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। तो तुम जानते होंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से आते हैं? जीवाणु है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, आर्कीबैक्टीरिया है, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। उन प्रोकैरियोटिक में केवल असूत्री विभाजन मिलता है, समसूत्री और अर्धसूत्री नहीं मिलता। क्लियर? तो चलिए हम अपने डिविजन्स पे आते हैं। द्विविभाजन, एक तो जीवाणु में जनन का एक सामान्य प्रकार है, दूसरा ये असूत्री विभाजन द्वारा होता है। नेक्स्ट, अब देखिए जरा कि द्विविभाजन के दौरान होता क्या। तो जैसे कि ये जीवाणु कोशिका है, तो जीवाणु कोशिका में जैसे ही ये बाइनरी फिजन होना स्टार्ट होता है, और ये विभाजन भी किन परिस्थितियों में पाया जाता है बेटा? ये विभाजन भी किन परिस्थितियों में? अनुकूल परिस्थितियों में होता है। तो होगा क्या, इस जीवाणु का सबसे पहले जो डीएनए है वो रिप्लिकेट कर जाएगा, जैसे मैंने यहां बोला था रिप्लिकेशन कर जाएगा। तो होगा क्या, इस जीवाणु कोशिका में डीएनए की डबल कॉपी हो जाएगी। क्लियर बेटा? तो जैसे ही डीएनए की क्या हो गई बेटा? डबल कॉपी। तो जैसे ही डीएनए की डबल कॉपी हो जाएगी तो अनुकूल परिस्थितियों में डीएनए की डबल कॉपी हो जाने के बाद अंदर की तरफ एक पट बन जाएगा, इस तरीके से एक पट बन जाएगा। पट बन जाने के कारण एक जीवाणु कोशिका कितने भागों में बढ़ जाएगी? दो भागों में बढ़ जाएगी, जिससे कितनी जीवाणु कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा बेटा? दो जीवाणु कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और दोनों जीवाणु कोशिकाएं जो हैं वो अपनी पूर्ववर्ती या मातृ कोशिका के समान ही होंगी, यानी कि इनमें समान प्रकार का ही क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा।
क्लियर बेटा। अब यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज और सुन लीजिए, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर जीवाणुओं को अनुकूल परिस्थितियां प्रोवाइड करवाए तो इस प्रकार का जो जनन है, यानी कि एक जीवाणु जो है, एक जीवाणु अनुकूल परिस्थिति में प्रत्येक 20 मिनट के दौरान विभाजित होता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार चीजें 11th में भी और 12th में आती ही रहेंगी। आपको याद रखना है कि एक जीवाणु कोशिका को अगर अनुकूल परिस्थिति प्रोवाइड करवाई जाए तो प्रत्येक 20 मिनट के अंदर वो डबल कोशिका बना लेगा, यानी कि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 20 मिनट के अंदर कितनी कोशिका बना लेगी? 2। फिर से ये दोनों कोशिकाएं जो है अगले 20 मिनट के अंदर कितनी बना लेंगी? 4। फिर अगले 20 मिनट के अंदर 4 कोशिका कितनी बना लेंगी? 8। यानी कि प्रत्येक 20 मिनट में ये विभाजित करती ही रहेंगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको कायिक जनन की 2 विधियां करवाई, एक है मुकुलन द्वारा तो दूसरी है द्वितीय विभाजन के द्वारा। क्लियर बेटा? मेरे हिसाब से आपको दोनों विधियां समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी आई है तो एक बार प्लीज दोबारा से आप इन विधियों को फिर से पुनः देखें। क्लियर? नेक्स्ट दूसरी विधि करते हैं जिसका नाम है अलैंगिक जनन। नेक्स्ट अगली विधि है जिसका नाम है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंतर्गत देखिए बेटा, जीवाणु में जो अलैंगिक जनन की जो विधि पाई जाती है उनमें क्या होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जनन के दौरान जीवाणु किसका निर्माण करते हैं? बीजाणु का निर्माण करते हैं। बीजाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्स का निर्माण करते हैं। तो तुमसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि जीवाणु में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणु के निर्माण के द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन के दौरान आखिरकार जीवाणु में कौन कौन से बीजाणु बनते हैं? तो 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। एक तो है अंतः बीजाणु, तो दूसरा जो है वो है सिस्ट। तो ये 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। तो या तो अंतः बीजाणु के द्वारा अलैंगिक जनन हो सकता है या सिस्ट के द्वारा हो सकता है। अंतः बीजाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंडोस्पोर। क्लियर बेटा? सिस्ट को इंग्लिश में ये सिस्ट ही बोलते हैं। आप इसको हिंदी में चाहो तो पुटिका भी बोल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, तो अलैंगिक जनन के दौरान जब जीवाणुओं में अंतः बीजाणु का निर्माण होता है, उससे पहले आप ये चीज जान लीजिए कि अलैंगिक जनन जीवाणुओं में कब होता है? तो ये होता है विपरीत परिस्थितियों में। जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कायिक जनन कब होता है? अनुकूल परिस्थितियों में। लेकिन अलैंगिक जनन कब होता है? विपरीत परिस्थिति, यानी कि विपरीत परिस्थिति के दौरान ही जीवाणु किसका निर्माण करते हैं? बीजाणु का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहली विधि जो है वो है अंतः बीजाणु के निर्माण के दौरान। तो ध्यान से सुन लीजिए कि जीवाणुओं में यह अंतः बीजाणु जो है यह सर्वाधिक प्रतिरोधी संरचना है। एक्चुअली में जीवाणुओं में जब ये बीजाणु का निर्माण होता है तो ये अपने आप को बचाना, यानी कि विपरीत परिस्थितियों से बचाने के लिए ही कौन सा जनन करते हैं? ये करते हैं अलैंगिक जनन। तो जीवाणुओं में एंडोस्पोर का बनना, तो ये क्या है? ये विपरीत परिस्थितियों से बचने का एक तरीका है। और जीवाणु में सर्वाधिक क्या होती है? प्रतिरोधी संरचना होती है। और सर्वाधिक अगर प्रतिरोधी संरचना है तो किन से इनको प्रतिरोधकता मिलती है? तो इनको हाई टेम्परेचर, क्लियर? नेक्स्ट दूसरा केमिकल्स, नेक्स्ट इसके अलावा रेडिएशन या फिर एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक से ये बच पाते हैं। किसके द्वारा? अंतः बीजाणु के द्वारा बच पाते हैं। नेक्स्ट एक चीज और कि अंतः बीजाणु को इस तरह से भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है इस प्रकार का जनन रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। यानी कि इस प्रकार के जनन में ऐसा कुछ नहीं होता कि एक जीवाणु कोशिका 2 जीवाणु कोशिका में बदल जाती हो। बस इतना है कि एक जीवाणु कोशिका जो है अपने ऊपर कुछ आवरण बना लेती है ताकि वो क्या कर सके? अपनी सुरक्षा कर सके। किससे? हाई टेम्परेचर से, केमिकल से, रेडिएशन से और एंटीबायोटिक्स से। इसीलिए मैंने इसको बोला कि इस प्रकार का जो जनन होता है वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन भी कहलाता है। नेक्स्ट ऐसा ही होता है सिस्ट। इसमें कोई खास अंतर है नहीं
कि जब जीवाणुओं में बीजाणु कौन सा शिष्ट का निर्माण होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक जीवाणु जो है विपरीत परिस्थितियों में अपने चारों तरफ ही एक मोटी क्या बना लेता है, एक पुटिका का निर्माण कर लेता है। पुटिका यानी कि शिष्ट का निर्माण कर लेता है। तो जैसे ही इनमें अनुकूल परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति में बन गया, तो जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये पुटिका फट जाती है, और जब ये पुटिका फट जाती है तो इसमें से जीवाणु कोशिका क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो यहां भी अगर तुम देखो एक जीवाणु कोशिका से एक ही जीवाणु कोशिका तो बनी है। तो बेसिकली अगर देखा जाए अलेंजन जीवाणुओं में विपरीत परिस्थितियों से बचने का केवल और केवल एक तरीका है, जिसमें कोई नई जीवाणु कोशिकाएं नहीं बनती है। क्लियर? तो इस तरीके से जीवाणु में जन्म की कितनी विधियां हुई, दो। एक हो गई कायिक जनन, दूसरा हो गया अलैंगिक जनन। नेक्स्ट तीसरा जनन करते हैं जिसका नाम है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन नहीं, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि जीवाणु में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। जीवाणु में लैंगिक जनन के स्थान पर कौन सा जनन पाया जाता है, जिसका नाम मैंने अभी बताया था आनुवांशिक पुनर्योजन, इंग्लिश में उसे बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो चलिए तीसरी विधि करते हैं। नेक्स्ट तीसरी जो विधि है उसका नाम है आनुवांशिक पुनर्योजन, इंग्लिश में जिसे कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्लियर बेटा? तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जीवाणु में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तो लैंगिक जनन क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि जीवाणुओं में युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का संलयन नहीं पाया जाता। और आपको पता हो तो लैंगिक जनन के लिए तो एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें युग्मकों का निर्माण होता है और साथ ही साथ उन युग्मकों का संलयन होता है, जिससे एक दुग्ध युग्मनज का निर्माण होता है और फिर उससे आगे चल के भ्रूण या फिर शिशु का निर्माण होता है। तो जीवाणुओं में युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का संलयन नहीं होता, यानी कि इनमें सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। तो अगर इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता तो लैंगिक जनन के स्थान पर इनमें जनन की एक विधि पाई जाती है जिसका नाम है आनुवांशिक पुनर्योजन। इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि एक जीवाणु कोशिका का डीएनए दूसरे जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है, और यही इनका एक जनन होता है। बस अब मैं आपको विधियां करवाऊंगा कि जैसे कि दो जीवाणु हैं, एक जीवाणु का जो डीएनए है वो दूसरे जीवाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, और यही कहलाता है आनुवांशिक पुनर्योजन। तो आनुवांशिक पुनर्योजन में क्या होगा, इसमें एक जीवाणु कोशिका का डीएनए दूसरे जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है, और यही कहलाता है आनुवांशिक पुनर्योजन। क्लियर बेटा? इस आनुवांशिक पुनर्योजन के अंतर्गत हम आपको दो विधियां करवाने वाले हैं। एक जो विधि है उसका नाम है रूपांतरण द्वारा, और दूसरा जो हम करवाने वाले हैं उसका नाम है संयुग्मन द्वारा। अब ध्यान से, ये जो विधि है वो तो सीधी और सरल है, इसके लिए आपको कोई अन्य टॉपिक समझने की ज्यादा खास जरूरत नहीं है। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मैंने जो पिछले टॉपिक करवाए उसमें एक टॉपिक करवाया है जीवाणु की संरचना। उस टॉपिक का आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर आपको जीवाणु की संरचना वाला टॉपिक आता है तो ही ये विधि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चूंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा लेंथी है, रूपांतरण और संयुग्मन बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने जीवाणु में केवल दो ही जनन करे हैं, कायिक जनन और अलैंगिक जनन। तीसरा टॉपिक हमने स्टार्ट जरूर किया है, आनुवांशिक पुनर्योजन, लेकिन मैं इस टॉपिक को यहीं स्टॉप कर रहा हूं। क्यों? मैं चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं उससे पहले आप संयुग्मन जो विधि आएगी आनुवांशिक पुनर्योजन में उसको समझने के लिए आप जीवाणु की संरचना वाला जो टॉपिक है वो प्लीज पढ़कर आए। आज की जब आपने क्लास ले ली हो उसके बाद आप ये जीवाणु की संरचना वाला टॉपिक जरूर क्लियर कर ले। मैं उसको आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, साथ ही साथ आप इसी वीडियो के आई लिंक पे भी आप देख सकते हो। क्लियर है बेटा? तो प्लीज आप जाकर पहले इस टॉपिक को समझने के लिए जीवाणु की संरचना वाला टॉपिक पढ़कर आए।
क्लियर? तो नेक्स्ट अगली क्लास में हम इस टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है आनुवांशिक पुनर्योजन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।